जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हमारा यूपी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट, जिसमें मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। साथ में आपको बेस्ट अप्रोच भी सिखाऊंगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, कितने टाइम में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। ये सभी की सभी बातें मैं आज को सिखाऊंगा आपको, ठीक है। और एक बात याद रखना, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ तो हमेशा आप एनालिसिस जरूर करना। क्या मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है? तो बिल्कुल आज के टेस्ट में मैं आपको मॉक टेस्ट कराने वाला हूं, एसएससी जीडी का भी, साथ में यूपी कांस्टेबल का भी, ठीक है। लगभग सिलेबस इन दोनों का सेम है और इनके क्वेश्चन का लेवल भी लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। इनके क्वेश्चन का लेवल भी लगभग सेम रहता है, तो आप इन दोनों के मॉक टेस्ट की साथ में यहाँ पर देख सकते हो। दोनों की दोनों मॉक टेस्ट को आज हम देख लेंगे। एक एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो दूसरे की ऑटोमेटिक साथ में हो जाती है, क्योंकि हिंदी दोनों में पूछी जाती है, मैथ भी पूछी जाती है और इंग्लिश बहुत से बच्चे स्किप कर देते हैं, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप मॉक टेस्ट को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। और मैं आपसे एक बात यही बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सॉल्यूशन करने की कोशिश जरूर करना। और मैं जो भी मेथड मैं आपको बताऊं, मैच जरूर करना, क्या जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं और जो आपने मेथड किए दोनों सेम है कि नहीं, क्या टाइम आप जो ले रहे हो, जो मैं ले रहा हूं करवाने में, क्या वो सेम है कि नहीं। मेथड, कैलकुलेशन सब कुछ आपको मैच करना, याद रखना। बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं मैं आज को, क्या आपको बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल के मॉक टेस्ट का। ये मेनली मैंने यूपी कांस्टेबल के मॉक टेस्ट से लिए हुए हैं। क्या यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ले रखे हैं, याद रखना ये बात। देखिए, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। अभी मैं हाल में 45 डेज का सिलेक्शन बैच चला रहा हूं, जिसमें मैं आपको 45 दिन तक मैथ पढ़ाऊंगा और आपको एसएससी जीडी और एसएससी जीडी प्लस यूपी कांस्टेबल का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, या आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली क्लासेस आती हैं रात में 9 बजे, याद रखना ये बात मैंने आपको बता दी। देखिए, ये सब कुछ प्लान है कि मैं आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाता हूँ, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि कौन से दिन में कौन सा चैप्टर पढ़ाता हूँ, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। क्लियर? कोई भी डाउट, परेशानी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। क्लियर? तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक बार ट्राई कीजिए और क्वेश्चन करने का तरीका एक बार जरूर देखना। क्या आपको जैसे भी आता हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार हमारा सॉल्यूशन आप जरूर देखना। बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, याद रखना। देखिए, एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने पर 10% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन बन जाता है। मैंने अपने जो 45 दिन वाला सिलेक्शन बैच है उसमें मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है। आपने नहीं देखा है तो आप प्रॉफिट लॉस की क्लास देख सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पर तो सिखाने वाला हूँ। देखिए, सीपी और एमपी का जो रेशो रहता है, सीपी और एमपी का जो रेशो रहता है, एक फिक्स रेशो रहता है। ये 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ पर रहता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब इसके लिए आपको एक तो डिस्काउंट की जरूरत पड़ने वाली है और एक लॉस की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। याद रखना ये चीज। मैंने गौर से देखा तो इसमें लॉस मुझे दे रखा है, मुझे पता करना है डिस्काउंट कितना है। डिस्काउंट कितना देखना, 5 रुपए का अंकित मूल्य था, 5 रुपए का अंकित मूल्य था, ये अंकित मूल्य होता है। और ऊपर वाली वैल्यू क्या है? ये सेलिंग प्राइस। मतलब कि 5 रुपए के सामान को 4 में बेच दिया, 5 रुपए के सामान को 4 में बेच दिया। मतलब जो डिस्काउंट है ना वो 1 रुपए का है। कितने का डिस्काउंट है? 1 का। कितने पर? 5 पर। मतलब 1/5 का मतलब होता है 20%। मतलब कि जो डिस्काउंट दिया गया है ना वो 20% का डिस्काउंट है। जो डिस्काउंट परसेंट है ना वो 20% है। 1/5 का मतलब 20% होता है। ये बात आप सभी को भी पता है। क्लियर? इतना हो जाता है। अब मैं इसमें वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूँ। 100 माइनस D%, मतलब 100 में से 20 गया तो 80%। कितना आएगा? 80%। रेशो 100 माइनस लॉस प्रतिशत, लॉस कितना हुआ? 10% का लॉस हुआ है। 10% तो 100 में से 10 गया तो 90% आएगा, 90%, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो आंसर आएगा 8:9, ठीक है। 8:9। लेकिन यहाँ पर गौर से देखोगे तो उसमें ऑप्शन में 8:9 नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो, एमपी रेशो सीपी, एमपी रेशो सीपी, एमपी रेशो सीपी, ठीक है। यहाँ पर मेरा है सीपी रेशो एमपी, मतलब 8:9 आया है, तो ये एमपी रेशो सीपी हो जाएगा मेरा 9:8, 9:8, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी तरीका आपको आता है आप करके देखना, इससे बेस्ट कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, इतना तो मैंने आपको लिखकर बताया केवल समझाने के लिए, इतना, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट देख सकते हो 5 से 4 मतलब 1/5 मतलब 20% का डिस्काउंट। 100 में से 20 की 80, 100 में से 10 के 90, 8:9 मतलब कि 9:8 मेरा आंसर आ जाएगा। इतनी सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन करना, तब जाके आप एग्जाम को फोड़ पाओगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए इसे करने का। देखिए, ऑप्शन बाद में दिखा देंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक बार।
ट्राई कीजिए करने की, फिर मैं आपको प्रॉपर तरीका समझाता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कम समय में क्वेश्चन आपको करवाया जाए, ज़्यादा समय नहीं लिया जाए आपका। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। राम 2 घड़ी 3500 में खरीदता है, एक घड़ी को 25% के लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% की हानि पर बेचने पर उसे लेन देन में ना तो लाभ ना हानि होती है, प्रत्येक घड़ी का सीपी बताइए। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना। 2 घड़ियाँ 3500 में खरीदता है, देखिए पहली घड़ी प्लस दूसरी घड़ी बराबर में 3500, ठीक है। क्या किया उसने, 3500 में खरीदी, कोई बात नहीं। पहली पर 25% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होती है। समझना, प्यार से समझना, क्या आपको नो लॉस और नो प्रॉफिट वाली कंडीशन कब बनती है, मतलब कि ना लाभ, ना तो कोई लाभ और ना तो कोई हानि, ये वाली कंडीशन कब बनती है, ये वाली कंडीशन कब बनेगी। देखिए ये वाली कंडीशन केवल तब बनेगी जब इस पर जो प्रॉफिट हो, मान लीजिए इस पर पी का प्रॉफिट होता है और इस पर एल का लॉस हो जाए और ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाए। क्या इस पर होने वाला प्रॉफिट इस पर होने वाले लॉस के इक्वल हो जाए, तो जो ना लाभ होगा ना हानि होगी। मतलब कि एक वस्तु पर 50 रुपये एक्स्ट्रा कमाया, दूसरी वस्तु पर 50 रुपये की हानि हो गई, ऐसी कंडीशन में ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। तो ये वाली कंडीशन इसमें बनने वाली। मैंने देखा पहली वस्तु पर उसे क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, मतलब कि पहली वैल्यू का 25%, पहले सामान का 25%, ठीक है। दूसरी घड़ी के 10% के बराबर, दूसरी घड़ी के 10% के बराबर है। इतना आपको समझ में आना चाहिए सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 25 25 5 दूनी 10, ठीक है। फर्स्ट घड़ी का रेशो सेकंड घड़ी का रेशो आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2:5 आएगा। क्या आएगा, 2:5, ठीक है। ये क्या आ गया सर, ये इनके सीपी का रेशो, किसका रेशो है ये, सीपी का रेशो, मतलब कॉस्ट प्राइस का ये रेशो आ जाता है। देखिए घड़ी कितने में खरीदी, आप बोलोगे सर 3500 में खरीदी थी दोनों। मैंने बोला 2 और 5 7 यूनिट की वैल्यू, 7 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 3500 दे रखी है, 7 यूनिट की वैल्यू 3500। देखिए अगर 7 की वैल्यू 3500 तो एक की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे सर 500 आ जाएगी। कितने गुना है, 500 गुना, 500 गुना। तो पहली घड़ी कितनी की आएगी, आप बोलोगे सर 5 दूनी 10 मतलब 1000। दूसरी घड़ी 55 25 मतलब 2500 की, मतलब दूसरी घड़ी 2500 की, पहली घड़ी 1000 रुपए की। आएगा 1000 रेशो 2500, 1000 और 2500 मतलब घड़ी का मूल्य क्या हो जाता है, 1000 और 2500, 1000 और 2500। ऑप्शन क्या है मेरे, एक सेकंड में ऑप्शन दिखाता हूं आपको। देखिए ये ऑप्शन रहा 1000 और 2500, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, 1000 और 2500। कितना हुआ, 1000 और 2500, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो मेथड मैंने बताई है, जो आपको तरीके समझाए ना, वो आपको अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई करना है। इसे मैं बोलता हूँ नो लॉस नो प्रॉफिट वाला टाइप। इसे क्या बोलते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट वाला टाइप है ये, नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। मैंने आपको टाइप वाइज करा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, आप चाहो तो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा। क्लियर, नो लॉस नो प्रॉफिट वाली कंडीशन यहाँ पर बनती है, ठीक है। डे 45 सिलेक्शन बैच की लिंक है, नीचे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का, बड़ा शानदार क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। इसे देखिए एक बार, देखिए कैसे होगा, देखना। एक निश्चित धनराशि का 1/2 भाग 20% ब्याज दर पर उधार दिया गया, ठीक है। बाकी धनराशि का 4/5 भाग 25% पर, 1/2 भाग 20% पर उधार दिया गया। शेष धनराशि को 10% ब्याज दर पर उधार दिया गया। कुल धनराशि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 420 है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 420 है। 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज, 420। देखिए मुझे नहीं पता कितना प्रिंसिपल था, लेकिन 1/2 जो भाग था ना, उस पर 20% का प्रॉफिट, 20% का क्या मिल रहा था, ब्याज। और जो 4/5 भाग था, रिमेनिंग का 4/5 भाग, उस पर 25% की दर पर ब्याज मिल रहा था। और जो बचा हुआ भाग था, पता नहीं कितना है, उस भाग पर 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, 10% का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज 420 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ये क्या है, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है, कितने, 1 साल का। देखिए 2 वर्ष का 420, 1 साल का 2 का भाग दे तो 210 आ जाएगा, मतलब 1 साल का ब्याज 210 है सर, ठीक है। मैंने देखा नीचे 2 है सर यहाँ पर, और नीचे 5 है, 5 दूनी 10। मैंने मान लिया जो प्रिंसिपल था वो 10 रुपये था, मैंने अज्यूम कर लिया मेरे मन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 का भाग दिया 10 में, कितना आएगा,
1/2 निकालो, उसका कितना आएगा 5 आएगा। 5 कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5। 5 पर 5, ठीक है मैं 5 लिख लेता हूं यहां पर, ये मैंने 5 लिख लिया। 5 रेशो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 रेशो आ गया, ठीक है। अब रिमेनिंग मैंने 5 ले लिया, देखिए 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, आप बचेगा 5 बचेगा। 5 का 4/5 निकालिए 5 का 4/5 कैसे निकालोगे, 5 गुणा 4/5 गुणा 4/5 निकालो। 5 से 5 कट गया, 4 बचा, कितना बचा 4, कितना बचा 4, 5 रेशो 4 आ गया, ठीक है। फिर देखिए 5 और 4 9 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिया। 10 रुपये इन्वेस्ट करना था, 9 रुपये इन्वेस्ट करनी है कर दिया, अब बचेगा 1 रुपया, अब बचेगा 1 रुपया। अब बताइए टोटल रेट कितनी होगी, टोटल रेट कितनी होगी, आप मुझे ये बता दिए बस, रेट कितनी होगी। मैं देखूंगा सर कि 5 रुपये पर 20%, 20 पंजा 100%, प्लस 25 पर 4 100%, प्लस 10 पर 1 मतलब कि 10%, बटे में कितना आएगा 5 और 4 9 और 1 10। देखिए 100 और 100 200 और 10 210, 210 में 10 का भाग दूंगा तो आएगा 21%। कितना आएगा 21%, 21%, 21%। तो मैंने देखा कि जो 21% की वैल्यू है ना वो 210 है। 21% की वैल्यू 210 है, तो आप मुझे इतना बताइए प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। 100% की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर 1000 रुपये। 1000 रुपये मतलब कि जो मूलधन है वो 1000 है, ठीक है। इसने क्या पूछा, धनराशि क्या है, धनराशि क्या, तो मैंने आपको बता दिया कि जो धनराशि है वो 1000 रुपये है। बड़ा शानदार क्वेश्चन था, केवल ये आपको लिखना है, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन में मेरा आंसर, इससे ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी थी। इसमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। बस आपको तरीका आना चाहिए क्वेश्चन को करने का, इसे मैं एलिगेशन बोलता हूँ, सॉरी डेविएशन का क्वेश्चन था ये वाला करके दिखाइए एक बार। ये आप सभी को आता होगा क्या, पी क्यू का रेशो 2:3, क्यू आर का रेशो 4:5, आर और एस का अनुपात 2:1। पी आर एस का मान क्या है, पी आर एस का मान क्या है, बताइए पी आर एस का मान क्या है। देखिए क्या क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये उसने दे रखा है मुझे, ठीक है। पी क्यू कितना है 2:3 है, 2:3 है ना, बिल्कुल। क्यू अनुपात आर 4:5 है, 4:5 है, ठीक है। आर अनुपात ऐसे 2:1, तो 2:1 लीजिए, ठीक है। अब इनको कंबाइन करना आपको आता ही है, इनको कंबाइन करना आपको आना चाहिए। देखिए क्या आपको एक हिंट दिख रही है इसमें, इसे सॉल्व करने से पहले मैं एक हिंट देना चाहूंगा आपको। क्या देखिए उसने पूछा आर अनुपात एस, एंड में देखिए पूछा क्या है पी अनुपात आर अनुपात एस, लेकिन मैंने देखा एंड में आर अनुपात एस है, आर अनुपात एस, और आर अनुपात एस है 2:1 में, 2:1 में, मतलब कि जो आर है वो एस का दुगना, इसका दुगना ये है, इसका दुगना ये है, एस का दुगना आर है। क्या एस का दुगना आर है, मैंने बोला सर नहीं है। क्या 15 का दोगुना 10 होता है, आप बोलोगे सर नहीं है। क्या 15 का दोगुना 30 होता है, आप बोलोगे जी सर होता है। क्या 10 का दोगुना 25 होता है, आप बोलोगे सर नहीं होता। मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली पॉसिबल आंसर, करके भी दिखा देता हूं। देखिए देखिए होता कैसे, अब वो देखना। सीधा सीधा नीचे आते जाओ, सीधा सीधा नीचे आते जाओ, बस ये 4 पड़ेगा रास्ते में, 2 पड़ेगा, 2 चौक 8 दूनी 16, सीधा सीधा नीचे आओ, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, ऊपर से नीचे आओ, ऊपर कौन पड़ेगा 3 पड़ेगा, 3 5 15 दूनी 30, ऊपर से नीचे आते जाओ, 5 पड़ेगा और 3 पड़ेगा, 5 3 15 कम 15, ठीक है। पी आर एस 3 वैल्यू पूछी है, पी आर एस 16:30:15, 16:30:15, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा हो गया। आप चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन बड़ा सिंपल सा था। देखिए मैंने सीधा बात देखा कि 2:1:2, 1:2, मुझे यहाँ पर 1:2 देख के आंसर, ठीक है। मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये, 2 सेकंड से ज्यादा आपको लेना नहीं है इस क्वेश्चन में, याद रखने की वाली बात। अगला क्वेश्चन को देखिए एक बार, एवरेज का क्वेश्चन है, इसे डेविएशन से लगा के कर दो, जल्दी से करके बता दो इसे, ठीक है कीजिए एक बार ट्राई कीजिए इसे करने की, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं इसे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 15 व्यक्तियों का औसत वजन 30 है, एक नया व्यक्ति आया जिसका वजन 78 है, समूह में शामिल हो जाता है, 16 व्यक्तियों का औसत वजन बताइए। देखिए 15 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति नया शामिल हो गया, ठीक है। 15 व्यक्तियों का औसत वजन था 30, नया व्यक्ति आया उसका कितना है 78 है,
78, ठीक है 78। मैंने देखा सर ये भी 30 है, ये 30 से कितना ज़्यादा है बताइए, ये 30 से कितना ज़्यादा है, 30 तो वजन होगा ही, लेकिन 30 से कितना ज़्यादा है ये आप बोलोगे सर ये 48 ज़्यादा है, 48 ज़्यादा है, 48 ज़्यादा। जो नया वाला बंदा है ना वो 48 ज़्यादा लेके आया, और ये जो 48 वजन है ये 15 और एक 16, 16 लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 16 3 48, मतलब कि कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 15 1 16, 48 सही है, 16 3 48, 33 आ जाएगा इसका आंसर, 33 कितना आएगा, 33 किलोग्राम। जो नया वाला बंदा है ना वो 33 वजन लेके आया, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलो ठीक है। ये आ गया आपको एवरेज का क्वेश्चन था, ये भी आपको आने लगा। ये वाला देखिए, एक्स अकेले एक काम को 18 दिनों में पूरा करता है और वाई अकेले इस काम को एक्स द्वारा लिए गए आधे समय पूरा करता है। देखिए एक्स एक बंदा है जो 18 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स 18 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। बाय क्या करता है, बाय उसी काम को एक्स द्वारा किए गए समय के आधे समय में पूरा करता है, मतलब जो बाय है वो 8 का आधा 9 दिन में काम को पूरा करता है, ठीक है। दोनों एक साथ काम करते हुए उस काम का कितना हिस्सा एक दिन में पूरा करेंगे, बताइए एक दिन में कितना काम करेंगे, बड़ा सिंपल है देखना, एक दिन में ये करेगा 1/18 भाग और ये वाला बंदा करेगा 1/9 भाग, ठीक है। तो एक दिन में दोनों कितना करेंगे, 1/18 प्लस 1/9 कितना आएगा, 2 3 3/18, 3/18 काम कर देंगे, मतलब कि 3×18 1/6 भाग, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 1/6 उस 1/6 भाग उस काम का पूरा कर देंगे, कितना कर देंगे, 1/6 भाग पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका आंसर, डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। क्लियर कर लोगे, 18 दिन में 1/18, 9 दिन में एक दिन में 1/9 काम, दोनों को ऐड किया 1/6 काम आ गया, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर 1/6 काम को कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, देखिए ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला S1 इंटू में S2 अपॉन में डेल S और इंटू में डेल टी, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। सर ये होता कब है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है, मैं आपको बता देता हूँ, दो तरीके से करके दिखाऊंगा, एक बार देख लीजिए, ठीक है। दो तरीके से करके बताऊँ, एक बार आप समझ लो। देखिए जब कुछ स्पीड दे रखी हो फिर कुछ स्पीड कम या ज़्यादा कर दी हो और दोनों स्पीड का अंतर दे रखा हो और टाइम का अंतर दे रखा हो, ठीक है। उसने दूरी दे रखी है 280 किलोमीटर, ठीक है, और दो स्पीड दे रखी है, एक स्पीड तो उसकी कितनी है S1 मान लेता हूँ, और दूसरी जो स्पीड है ना वो कितनी है 14 किलोमीटर कम कर दी उसने, S1 से 14 किलोमीटर कम कर दें, ये उसकी दूसरी स्पीड है। पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, उन दोनों का अंतर क्या, डेल एस का मतलब है दोनों की स्पीड का अंतर, दोनों की स्पीड का अंतर है 14, ठीक है। टाइम में अंतर कितना है, उसने बोला कि 60 मिनट पहले, 60 मिनट पहले निकल जाती है, मतलब कि 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। ये इक्वेशन बन जाती है, आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 14 गुणा 280 हो जाएगा, 14 गुणा में 280 हो जाएगा, इक्वल में S1 गुणा में S1 माइनस का 14, S1 माइनस का 14, ठीक है। आप चाहो तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है स्पीड और टाइम स्पीड डिस्टेंस का जिसे आप डायरेक्ट कर सको, याद रखना, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है कि आपने आपने स्पीड निकाली और आंसर आ गया, बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं। समझना, क्वेश्चन समझाता हूँ एक बार आपको फिर से। देखिए एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले चली गई, ठीक है, ये निकलती है वो यहाँ से यहाँ से जाना, क्या किया उसने 1 घंटे पहले चली गई, मतलब कि यहाँ की जगह पहले 1 घंटा पहले चली गई, कितने 1 घंटा पहले वो निकल गई, ठीक है। मान लो कि 4 बजे निकलना था तो 4 बजे की जगह वो 3 बजे निकल गई। क्लियर, कोई बात नहीं। लेकिन 280 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य काल 14 किलोमीटर कम करना पड़ी, ठीक है। ये उसकी दूरी है 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर थी, ठीक है। उसकी जो भी स्पीड रही होगी उसे उसने टारगेट लिया था कि मैं 4 बजे निकलूंगी और 8 बजे पहुंच जाऊं। ये उसका टारगेट था कि मैं शाम को 4 बजे निकलूंगा, 8 बजे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने
3 बजे निकल गई वो, कितने बजे निकल गई, 3 बजे निकल गई, मतलब 1 घंटा पहले निकल गई वो, 1 घंटा पहले निकल गई। कितने घंटा पहले निकल गई, 1 घंटा पहले निकल गई। अब 1 घंटा पहले निकल गई तो एक्चुअल में उसे 7 बजे पहुंच जाना चाहिए था। कितने बजे पहुंच जाना चाहिए था, 7 बजे, लेकिन वो 7 बजे नहीं पहुंची, समझना। 3 बजे निकली फिर भी वो 8 बजे ही पहुंची, 8 बजे ही पहुंची। सोचो ऐसा कब हो सकता है, क्या आपकी दूरी है 4 घंटे की और आप उसे तय करते हो 5 घंटे में, सोचो ऐसा होगा कब। मैं बोलूंगा सर ऐसा केवल तभी हो सकता है जब मैं मेरी स्पीड को स्लो कर दूं बीच में। तो उसने स्पीड थी ना, उसकी स्पीड को उसने स्लो कर दी 14 किलोमीटर पर हार, 14 किलोमीटर पर हार उसने स्पीड कम कर दी। ठीक है, ये मेरा ओवरऑल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब इसे मैं डायरेक्ट आपको बेसिक से कराने की कोशिश करता हूँ। ये फॉर्मूला था, इससे बड़ी जल्दी आंसर निकल के आता है। इसमें इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन को बिना सॉल्व करे भी आंसर ला सकते हो। क्लियर, देखिए मैं आपको इसका प्रॉपर तरीका सिखाता हूँ। अब देखना, क्वेश्चन आप समझ चुके हो क्या होगा। देखना, मैंने आपसे पूछा कि सर पहले टाइम कितना लग रहा था, सर पहले टाइम कितना लग रहा था। आप बोलोगे सर मुझे 280 किलोमीटर जाना है, मैं S1 की स्पीड से चला जाता। मैं क्या करता, S1 की स्पीड से चला जाता। ये बोलोगे ना आपकी 280 जाना है, मैं S1 की स्पीड से जा रहा हूँ, मैं खुश हूँ। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछा कि आप बाद में कितना टाइम ले रहे हो। आप बोलोगे सर मैं बाद में भी 280 जा रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरी स्पीड को 14 कम कर दिया। ठीक है, 14 कम कर दी। अब आप बताइए, स्पीड कम की है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब कि बाद में टाइम माइनस पहले टाइम बराबर में 1 घंटा। ठीक है, दोनों के टाइम का अंतर कितना, 1 घंटा है। मतलब पहले टाइम कितना लग रहा था, आप बोलोगे सर 280 बटे एस माइनस 14 माइनस। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 280 बटे में S1 इक्वल में 1 घंटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, पहली बात तो आप कभी इसकी इक्वेशन सॉल्व नहीं करोगे। पहला रूल, क्या मैथ में एक पहला रूल है कि इक्वेशन सॉल्व नहीं करोगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सिंपल ये देखना है कि S1 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ऑप्शन उठा उठा के रखते जाओ इसमें। ठीक है, मैंने देखा सर 280 में होता है 70 गुणा में 4, 7 चौक 28, 70 गुणा में 4, मतलब 7 चौक 28 भी होता है इसमें। मतलब कि आंसर इनमें से एक वैल्यू होना चाहिए, कुछ भी। देखिए 77 में 11 छुपा होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 66 में 11 छुपा हुआ है। देखिए 11 अगर मैं रख दूंगा ना, इसे रख दूंगा तो 66 इसे 280 को काट ही नहीं पाएगा, तो मुझे ऐसा आंसर चाहिए ही नहीं। देखिए 63 में आता है 9, 63 में आता है 9 7 63, 7 तो कट जाएगा लेकिन 9 नहीं काट पाएगा, क्योंकि 280 में 9 नहीं होता, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। केवल ऑप्शन आंसर भी पॉसिबल है, क्योंकि इसमें 70 है, अपॉन में मैं 70 रखूंगा ना, 70, तो 70 से 70 कट जाएगा, आंसर आएगा 4। कितना आएगा, 4 घंटे आ जाएगा, 4 घंटे। अगर मैं 70 में से 14 घटा दूंगा तो आएगा 56। जब मैं 56 से 280 काटूंगा तो आंसर आएगा 5। ठीक है, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1, मतलब कि अगर मैं स्पीड 70 लेता हूं तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसे रिवर्स साइकोलॉजी बोला जाता है, इसे रिवर्स मेथड से करते हैं बिना इक्वेशन को सॉल्व करे, याद रखना ये वाली बात के लिए। टाइम को इसमें सॉल्व नहीं करना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस मैं अपनी क्लास में करवाने वाला हूँ, बहुत जल्द हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे ऐसे आपको लेकर के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। ये क्या डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये एक बार देख लीजिए इसे। देखिए 11 की डिविजिबिलिटी पूछिए, 11 से विभाज्य है तो बड़ा सिंपल रहता है, 11 का अल्टरनेट को जोड़ देता, 5 7 12 प्लस बी माइनस 1 और a प्लस 2। इन दोनों को जब आप घटाओगे ना, या तो 0 आएगा या 11 आएगा, या तो 0 आएगा या 11 आता है, क्योंकि जब अंतर लेते हैं तो ऐसी संख्या आती है जो 11 से विभाजित हो जाए, तो 11 से या तो 0 में भाग जाता है या 11 में भाग जाता है, याद रखना। ठीक है, मैंने देखा 12 प्लस बी माइनस ए माइनस का 2, 12 में से 2 गया तो 10 प्लस बी माइनस ए। ठीक है, देखिए अब प्लस का 10 है तो यहाँ पर 11 लेना पड़ेगा, मुझे 11 लेना पड़ेगा। देखिए ये 10 है, b माइनस 1 कितना रहा होगा, आप बोलोगे सर 1 रहा होगा, तभी तो 10 और 1 11 होगा, मतलब कि b माइनस a की वैल्यू 1 रही होगी, 1, तभी तो 10 और 1 11 बन के 11 बनाएगा। तो b माइनस a की वैल्यू क्या पूछी है उसने, b माइनस a की वैल्यू पूछी, और ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा, 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है ये, 100% आना तय है। नंबर सिस्टम से अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो डिविजिबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगला देखिए एक बार, ये वाला ट्राई कीजिए। देखिए दो संख्याएं, छोटी संख्या का 20%, बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों का योग 8 9 4 2 है तो बड़ी संख्या का मान बताइए। देखिए दो संख्याएं जिनका योग कितना है, 8 9 4 2, 8942।
फिर बोला कि पहली संख्या का छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। परसेंट से परसेंट, 2 से काटा 10 आएगा, 2 से काटा 7 आएगा। ठीक है, तो पहला रेशो दूसरा क्या हो जाएगा, 7:10, 7:10, 7:10। ठीक है, ये क्या आ गया सर, ये आ चुका है दोनों संख्याओं का अनुपात। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग कितना, आप बोलोगे सर 10 और 7 17, 17, दोनों का योग कितना 17, 17 की वैल्यू कितनी दे रखी 8,942। ठीक है, पूछा क्या सर, पूछा है इसमें बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या कितनी है 10, तो बताइए, इसे सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 7×42 आएगा, एंड में 6 और 0 आएंगे, ऑप्शन नंबर 2 में से। 17×5 85, 17×2 24, 17×2 34, 10 बचा 17×6 102, 526 गुणा 10 मतलब कि 5260, 5260 मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, कर लोगे। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी समझ में नहीं आता हो कमेंट कर देना बिल्कुल आप, तो आपको सॉल्यूशन मैं आपको फिर से दे दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में जो भी डाउट रहेगा आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखिए बोर्ड मास का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बोर्ड मास का एक शानदार क्वेश्चन, एक बार देखिए इसे। इसमें कुछ नहीं करना, गुणा भाग आना चाहिए आपको, गुणा भाग। देखिए ये भाग का साइन है, मैं इसे रेशो का साइन मान लेता हूं मन में। ठीक है, तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो 1/2 + 3 आ जाएगा, 1/2 + 3 आ जाएगा। देखिए 4 से 4 कट गया, क्योंकि बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन पहले भाग का साइन सॉल्व करते, तो ये भाग का साइन था, 4 से 4 कट गया, 3 बचा। ठीक है, तो 1/2 + 3 कितना होगा, 2 3 6 और 1 7/2 कितना हो जाएगा सर, 7/2 हो जाएगा, 7/2 आ गया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पूछा, ठीक है, फिर मैंने देखा 2 से 4 कट के 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आया, 3/2 + 1/4, 3/2 + 1/4 अपन में क्या आएगा, आप बोलोगे सर अपन में आएगा 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 चौक 8, तो 3/8 आ गया, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा। अब इसे काटना स्टार्ट किया मैंने, देखिए 2 दूनी 4 ये आ गया। ठीक है, ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 इधर जाएगा, तो 2 से ये 2 कट जाएगा। एक सेकेंड रुकना, इसे फिर से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। देखना इस वाले पोर्शन को देखना, बस इस वाले पोर्शन को, और कुछ मत देखना, सबको सॉल्व कर दिया मैंने, बस ये वाले पोर्शन को देखना। 1/2 एज इट इज, इंटू में 4/3 आएगा, गुणा में 1/4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 3 6, 1/6 आंसर आएगा, 1/6। सॉल्व करना जानते हो कैसे, बिल्कुल जानते हैं सर। ऊपर एलसीएम आएगा 4, ऊपर एलसीएम आएगा 4, 2 दूनी 4, 2 7 14, प्लस 2 दूनी 4, 2 3 6, प्लस 4 एकम 4 मतलब 4 ही आएगा। अपॉन में क्या आएगा, 6 3 18 में से हट गया, 10/48, 10/48 आ गया, 10/48 आ गया। क्लियर, अब क्या आएगा आगे, देखिए 14 और 6 20 और 1 21, ऊपर आएगा ये 48, ऊपर ये 48 आएगा। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 4 और 10, देखिए 4 से काटोगे तो 12 आएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 21 छक्का 126/5, 126/5 मतलब ऑप्शन नंबर ये हो गया। बोर्ड मास का क्वेश्चन था, आपको ब्रेक कर करके सॉल्व करना। एक बात याद रखना, क्या पहले मैंने इस पोर्शन को देखा, फिर मैंने इस पोर्शन को सॉल्व किया, फिर मैंने इस पोर्शन को सॉल्व किया और इसे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ऐसे करके मैंने इसे सॉल्व किया था। हमेशा डिब्बे बना बना के सॉल्व करना, जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं बोर्ड मास वाले। एक एक लाइन लिखते रहोगे तो कई सारी स्टेप लिख लोगे, आंसर नहीं आएगा आपका। इसे देखिए, ट्राई कीजिए इसे। देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, समबाहु त्रिभुज की अंतवृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। सर बिल्कुल होती है। देखिए यहाँ एक पॉइंट रहता है, कहाँ पे, इसे बोलते हैं 2:1, 2:1। ठीक है, 2:1, 2 बोलते हैं इसे भाव वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, और ये जो एक रहता है ना, इसे बोलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, याद रखना। ठीक है, भुजा दे रखी है उसने 12 दे रखी। ठीक है, अगर 12 है, भुजा 12 है, तो हाइट कितनी होगी, आप बोलोगे सर हाइट होती है 2 √3/2। ये हाइट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक ही जगह क्या रखना है, 12 रखना है, 12 तो 6√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6√3। कैसे आएगा, एक ही जगह 12 रख दो, 2 छंग 6√3 आ गया, 6√3 आ गया। ठीक है, आपको चाहिए स्मॉल आर चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू, मतलब कि ये पूरी लाइन कितनी, आप बोलोगे सर ये पूरी लाइन है 3,
इसमें से मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, मतलब 1/3 चाहिए, तो 6√3 में गुणा कीजिए, 3 से काटा 3 दूनी 6, 2√3 आंसर आ जाएगा मेरा, 2√3 ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो मैं बिल्कुल आपको जो 45 दिन की सिलेक्शन वाली सीरीज है उसमें आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, जिससे आप आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं ना, बड़े शानदार तरीके से आप कर पाओ। ठीक है, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस लिंक को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्री बैच है, यूट्यूब पर चलता है वो, ये वाला ट्राई देखिए एक बार। ठीक है, वृत्तों की परिधि 77 है और 154 है, तो बताइए तो उनकी त्रिज्याओं के बीच में अंतर क्या होगा? देख एक बार करके देखिए इसे। देखिए देखिए, एक वृत्त की परिधि है 2 पाई आर, कितना दे रखा है? 44 दे रखा है। 22, सॉरी 44 नहीं है, कितना 77 है। ठीक है, 77। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला ये होता है ना 2 पाई आर, 22 11 दूनी 22, 11 7 77, 77 आ गया। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 7 49/4, 49/4, 49/4। ठीक है, एक और वृत्त की परिधि दे रखी है, एक और वृत्त दे रखा है 2 पाई आर, ये कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 154, कितनी दे रखी है? 154 दे रखी है। 22 7 154, 7 है, 7 7 49/2, आर का मान आ गया 49/2। ठीक है, ये क्या पूछा? पहली त्रिज्या और ये दूसरी त्रिज्या, दोनों का अंतर बताइए कितना आएगा? बताइए कितना अंतर आएगा? आप बोलो सर ये आएगा 49/2 आंसर, 49/2 आंसर आएगा। दोनों का अंतर निकालोगे ना आप, आर माइनस आर, तो 49/2 आएगा। और कितना होता है? 24.5 होता है। एक सेकेंड, कहाँ गलती हुई इसमें, एक सेकेंड सॉरी, ये 49/4 है, ये 49/4 है, 49/4 है। दोनों का अंतर निकाल लेना, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 49/4 आएगा, भाग दोगे तो आंसर आएगा 12.25, 12.25, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, वृत्तों की परिधि निकालना आपको आता है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। 2 पाई आर दे रखे थे, एक दूसरा सर्कल 2 पाई आर, एक दूसरा सर्कल 2 पाई आर। आर की वैल्यू निकालना थी, दोनों में आर की वैल्यू निकाली, दोनों का अंतर लिया, आंसर आ गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसे देखिए एक बार। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, दो तरीके आना चाहिए आपको, दोनों क्वेश्चन आएंगे तो ही कर पाओगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, देखना। एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1200 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 वर्ष में 10% दर पर मूलधन की दोगुनी राशि पर, कितनी राशि पर? दोगुनी राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, आप तो पहले मुझे ये बताइए। मैंने देखा सर कि रेट है 8% और टाइम है 3%, 8 या 24%, कितना आएगा? 24%, 24%। देखिए 24% की वैल्यू उसने मुझे दे रखी है 1200। तो आप मुझे ये बताइए, प्रिंसिपल होता है मेरा 100%, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 50 × 100 5000। ठीक है, कितना हो गया? 5000। लेकिन उसने बोला कि सर राशि को दोगुना कर दो, राशि को दोगुना कर दो। 5000 का दोगुना होता है 10,000। उसने क्लियर बोल रखा क्या? दुगनी राशि, राशि को दोगुना कर दो, मतलब जो भी धनराशि रही होगी उसे डबल कर दो, 10,000 हो गया। ठीक, 10,000 पर 10% के लिए 2 साल पर। ठीक है, देखिए रेट परसेंट कितनी दे रखी है? आप बोलोगे सर रेट परसेंट है 10%, और टाइम कितना है? आप बोलोगे सर टाइम है 2 साल का। टाइम कितना है? 2 साल का। देखिए अगर टाइम 2 साल है और रेट 10% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? आप बोलोगे सर 10 + 10 + 10 का स्क्वायर 100/100%, इतना होगा। ये क्या होता है? ये 2 साल का सक्सेस होता है। 100 से 100 काटा 1 आएगा, 10 और 10 20 और 21%, 21%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 21%। किसका 21%? मैंने बोला 10,000 का 21%। 10,000 का 21% निकालोगे तो आंसर आएगा 2100 रुपये। आंसर आएगा 2100 रुपये, मतलब उसने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट 10% से 2 साल के लिए, तो आंसर हो जाएगा मेरा 2100। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2100 मेरा आंसर हो गया। कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत परेशानी तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल। 18 क्वेश्चन ये वाला देखिए।
पार्टनरशिप रेशो में पार्टनरशिप वाले पोर्शन का क्वेश्चन है ये। बताइए। देखिए, दो साझेदार हैं, तीन साझेदार हैं, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर तीन साझेदार। पी कुल निवेश का 1/5 भाग इन्वेस्ट करता, पी क्या करता है, कुल भाग का 1/5 भाग इन्वेस्ट करता। क्यू 1/4 भाग को इन्वेस्ट करता है। बताइए तीनों का अनुपात क्या है। मैंने देखा सर ये 4 है, ये 5 है, मैंने मान लिया कि 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं। 20 का 1/5 होता है 4, मतलब पी ने 4 इन्वेस्ट किया है। 20 का 1/4 होता है 5, मतलब कि क्यू ने 5 इन्वेस्ट किया। 4 और 5 9, 20 में से 9 गया तो 11, मतलब कि जो और बचा उसने 11 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 4:5:11 आंसर आ जाता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। यही बेस्ट मेथड है, इसी तरीके से आपको करना है, यही क्वेश्चन आपको सीखना है। क्लियर। पूरे का पूरा मैथ्स आपको रिवाइज करवाऊँ, बिल्कुल आपको आधे से 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा मैथ आपका रिवाइज हो जाएगा, कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन हो जाएगा आपको इस मॉक टेस्ट के द्वारा। और प्रॉपर मेथड क्या होती है, सॉल्व कैसे करते हैं, वो तरीका भी आप सीख जाओगे साथ में मेरे। देखिए बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन है ये, मतलब कि धारा एवं नाव। देखिए, नाव की चाल है 11, मतलब एक्स की वैल्यू 11 दे रखी है। धारा की चाल है बाय, मतलब कि 4 दे रखी है। बताइए बोट की चाल कितनी हो जाएगी। बोट की चाल मैंने बोला सर 11 और 4 15, बोट की चाल हो जाएगी 15। रिवर की बोट की चाल, सॉरी, मतलब कि अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, मतलब कि धारा के अनुकूल स्पीड क्या रहेगी। बताइए धारा के अनुकूल। देखिए अगर धारा के अनुकूल जा रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 15 किलोमीटर पर हार, 15 किलोमीटर पर हार स्पीड हो जाएगी। अगर धारा के विपरीत जाएंगे, मतलब अपस्ट्रीम जाएंगे, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 11 में से 4 गया 7 किलोमीटर पर हार, 7 किलोमीटर पर हार। अगर धारा के आप विपरीत जाते हो तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। ये धारा के विपरीत और ये धारा के अनुकूल जानों की स्पीड है। क्लियर सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो कह रहा है कि प्रतिकूल जाते हैं 21 किलोमीटर। देखिए प्रतिकूल जाते हैं 21 किलोमीटर। देखिए 7 से 21 किलोमीटर जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे सर 7 × 21 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, अगर मैं 15 की स्पीड से धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर जाऊंगा, कितने किलोमीटर, 45 किलोमीटर, तो कितने घंटे लगेंगे। आप बोलोगे सर 15 × 45, इसको लगेंगे 3 घंटे, इसको भी 3 घंटे लगेंगे। मतलब उसे 3 घंटे धारा के विपरीत जाने में लगेंगे, 3 घंटे धारा की दिशा में जाने में लगेंगे। मतलब 3 और 3 6, ओवरऑल उसे 6 घंटे लगेंगे, ओवरऑल 6 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाता है। बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन है ये, बोट एंड स्ट्रीम मतलब धारा एवं धारा वाला क्वेश्चन है ये। देख लीजिए अच्छे से। अगले क्वेश्चन पर ले चलते हैं आपको। ये वाला बताइए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में 2 नंबर का ये पूछता है मेरे से कि बताइए कौन सी संख्या बड़ी और छोटी का अंतर बताइए। ये मैं आशा करूंगा कि आप कर लोगे। देखिए दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे देखते सी बता दो इनमें से बड़ी छोटी कौन सी, जल्दी बताओ देखते से कि इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है। देखना 5/11 कितना होता है। मैंने देखा सर 1/5 होता है, 1/11 होता है 9.09, मतलब ये होगा लगभग में 45%। 45%। ये क्या होगा, 1/7 होता है 14%, 14 पंजे 70, ये है 70%। 1/, होता है 12, 12 थी 36, ये है 36%। 1/, क्या होता है 9 छंगे 54%। बताइए इनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है। सर ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। ठीक है, जो तरीके आपको आते हैं वो लगा लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट सीधा परसेंट में चेंज कर दो, परसेंट से सीधा आंसर निकल के आएगा। देखिए इनका अंतर पूछा, इन दोनों का अंतर पूछा, इन दोनों का अंतर पूछा, बड़ी और छोटी का अंतर बताइए कितना आएगा। 8 × 5 = 40, 7 × 3 = 21, 40 में से 21 गया तो 19 बटे में 8 × 7 = 56, 19/56 आंसर आएगा। कितना आएगा, 19/56। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे कि नहीं बताना जरा। ठीक है, फ्रैक्शन में सॉल्व करना नहीं आता आपको, परसेंटेज से फ्रैक्शन नहीं आता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में सॉल्व करना नहीं आता है, तो आपने अरिथमेटिक में आपको कुछ नहीं आता। मैं यही बात बोलूंगा कि आपको अरिथमेटिक में कुछ नहीं आता, अरिथमेटिक में आपको कुछ नहीं आता अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना नहीं आता तो। ठीक है, अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाते देखते से, तो आपका अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा वीक है। पूरी क्लास 1.5 घंटे की क्लास डाल लगी मैंने केवल परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं इस बात पर। ठीक है, यूट्यूब पर जाना, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे थोड़ी ही मिल जाएगी, बड़े बड़े अक्षरों में परसेंटेज लिखी रहेंगी थंबनेल पर। ठीक है, जाना यूट्यूब चैनल पर स्क्रॉल करना वीडियो वाले सेक्शन में जाके, यहाँ पर परसेंटेज तो पढ़ाया ही है मैंने पूरा। ये करके दिखाइए, ये वाला करके दिखाओ एक बार।
ऐप के वेतन का एच के वेतन से अनुपात बताइए। ऐप के वेतन का एच के वेतन से अनुपात बताइए। मैंने देखा ऐप का वेतन है 400, एच का वेतन है 500, तो 400 और 500 का अनुपात बताना है आपको। 400 अनुपात 500, 2 से 2 कट गया, 4:5, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। डीआई का क्वेश्चन है। इतने ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में भी। क्लियर? ठीक है, बस केवल डायग्राम देखने का खेल रहता है इसमें। ये वाला बताइए करके एक बार। जो भी डाउट परेशानी कुछ भी रहती है आप मुझसे कमेंट में कभी भी पूछ सकते हो। बिल्कुल आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसे देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होती है, इसीलिए व्यय को समान रखने के लिए एक परिवार उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर देता है। परिवार की पहले खपत कितनी थी? आप जानते हो कि प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल में एक्सपेंस होता है। अगर मुझे एक्सपेंस को कांस्टेंट रखना है तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के रिवर्स रहते हैं। क्या हुआ यहाँ पर समझना कि प्राइस बढ़ गई 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर प्राइस पहले 4 थी, सॉरी कमी हो गई, 4 थी तो प्राइस 3 हो गई। आप जानते हो प्राइस अगर बड़ी है तो कंजप्शन गिर जाएगा, 3:4 हो जाएगा। कितना बढ़ाया मैंने कंजप्शन? आप बोलोगे सर 1 यूनिट बढ़ाया आपने। 1 यूनिट बढ़ाया, लेकिन उसने बोला है कि नहीं 1 यूनिट नहीं बढ़ाया, 20 किलो बढ़ा दिया, 20 किलो एक्स्ट्रा सामान लाने लगे, 20 किलो एक्स्ट्रा सामान लाने लगे। ठीक है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20 थी 60 यूनिट। 60 यूनिट मतलब 60 किलोग्राम आंसर आएगा मेरा। 60 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है। 60 किलोग्राम देख लो एक बार। ठीक है, प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के रिवर्स रहते हैं। प्राइस कंजप्शन मतलब कि कांस्टेंट प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट रहता है परसेंटेज में, ये आपको आना चाहिए। कई सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं, ये वाला ट्राई कीजिए एक बार। देखिए, एक पुरुष और महिला द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 2:3 है। पुरुष और महिला मतलब मेल रेशो फीमेल, मेल रेशो फीमेल। टाइम का रेशो दे रखा है, टाइम का रेशो कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर उल्टा हो जाएगा, 3:2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुरुष और महिला एक साथ 24 दिनों में काम करते हैं 24 देश में, पुरुष और महिला। टोटल वर्क कितना होगा? आप बोलोगे सर ये उनके डेज हैं, उनकी एफिशिएंसी और बता दीजिए। मैंने बोला 3 और 2 5 उनकी एफिशिएंसी होती है। ये मेरे पास टोटल वर्क निकल के आ गया। टोटल वर्क कितना है? 24×5 120। टोटल वर्क है 120। अब इस 120 को वो ये कह रहा है कि महिला अकेले कितने दिनों में कर लेगी। मैंने देखा महिला 3 यूनिट करती है, महिला अकेली 2 यूनिट काम करती है। फीमेल मतलब महिला कितने दिनों में करती है? एक दिन में केवल 2 यूनिट काम करती है। 2 का भाग दे दो, 2 से भाग दोगे तो 12 आएगा। 12×5 120, 12×5 60, सॉरी 60 दिन। मतलब जो महिला है वो 60 दिन में काम को पूरा कर देगी। 60 दिन में पूरे काम को कर देगी। ये एक फेमस टाइप है। अभी जो मेरी क्लास चल रही है ना, डे 25 की एक क्लास होने वाली है मेरी। कल मंडे को डे 25 की एक क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको टाइम एंड वर्क का यही वाला पैटर्न कंप्लीट कराऊंगा, रेशो वाला जो बचा। क्लियर? कोई डाउट परेशानी आप पूछ सकते हो कमेंट में। कोई दिक्कत आती है, आपको क्या पढ़ना है, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हो, आप अलग से क्लास चाहते हो तो वो भी बता देना। एक नेक्स्ट आइडिया मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए। क्लियर? मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।